सो हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज से मैं आपके लिए आईआईटी जेम 2021 हो या 2022 हो, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप चाहो तो अनअकैडमी पे जाके सारे मेरे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो। मैं वंस अनअकैडमी पे आपका जो कोर्स है आईआईटी जेम का वो कंप्लीट करा चुका हूँ। कंपाइल फॉर्म आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा और रिवीजन बैचेस चल रहे हैं वहाँ पे, फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, वो सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है वीडियोज का वो टाइमली मिले। तो अगर आप जैम जैसे एग्जाम में मान लीजिए आप 60+ स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके जैम में आप चाह रहे हैं कि मैं कम से कम 60 से ज़्यादा स्कोर करूँ, तो इसके लिए क्या करना होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सारे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप लेके अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस स्कोर को पार कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब आप आईआईटी जेम का पेपर दें या एनालाइज करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है आपको कि आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए आगे को बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल जाती है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने इस पे एक वीडियो आपको पहले ही बता दिया है, एक वीडियो पहले ही मैं लेक्चर 1 अपलोड कर चुका हूं कि कौन से जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं फ्रीक्वेंटली, जहां से जेम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं मैथमेटिकल से स्टार्ट करूंगा और यकीन मानिए हम इस कोर्स को दिसंबर तक एंड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है बच्चों वेक्टर, है ना। और वेक्टर पार्ट फर्स्ट है ही। वेक्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन लॉस करने लगता है बच्चे, ठीक है, तो वो लूज ना हो आपका कंसंट्रेशन, ये भी ध्यान रखना है। तो वेक्टर स्टार्ट करता है, देखो वेक्टर जहां से स्टार्ट होती है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि आप फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग कर रहे हो। तो आपने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास वेक्टर होती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपने कहा कि सर स्केलर होती है, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आपने कहा कि सर टेंसर होती है। तो 3 टाइप की हमारे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज हो चुकी है यहाँ पे। पहली कौन सी हो चुकी है, वेक्टर, दूसरी हो चुकी है स्केलर, तीसरी हो चुकी है टेंसर। अगर मैं बात करूं वेक्टर की तो आप जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड जुड़ा हो और उसके साथ ही साथ उसके पास क्या हो, अपनी डायरेक्शन भी हो, तो आप उसको कहते हो कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसको फॉलो करना चाहिए। आपके पास इसका एग्जाम्पल है कि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, इसलिए वो स्केलर की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात होती है बच्चों स्केलर, तो स्केलर के पास आपका क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बाकी किसी चीज से इसको मतलब नहीं है। और टेंसर जो होती है वो मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी, मल्टी डायरेक्शन होते हैं, है ना। जैसे प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, तो इसकी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मोर देन वन डायरेक्शन है साइमल्टेनियसली, तो वो कैसी क्वांटिटी है हमारी, दैट इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटीज। तो 3 क्वांटिटीज को बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए, वेक्टर, स्केलर, टेंसर। हमारा जो मेनली फोकस रहेगा इस टॉपिक के अंदर, है ना, इस चेकलिस्ट के अंदर हमारा वो रहेगा वेक्टर पे, कि कैसे वेक्टर को डील करे जाएंगे। ओके, तो आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर इनटू उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड और ए कैप से। ए कैप यहाँ पे क्या है आपका, ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो ए कैप यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, जैसे एक सरफेस है तो सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कुछ बेसिक सी चीजें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो वेक्टर की कहानी होगी कि वेक्टर में भैया ये होता है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आपके पास मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर है आर और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। तो आप अगर इसका मॉड निकालना चाह रहे हैं तो मॉड निकालने के लिए आप कर क्या कीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। एक्स वाई जेड आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आर वेक्टर आप बहुत इजी वे में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपका मन कर रहा है कि आर कैप निकालना है तो आर कैप कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। आर वेक्टर आपको ये पता है, मॉड ही पता है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब वेक्टर की खास बात होती है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं।
तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप जानते होंगे पहले से। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर चल रहा है, क्लास 11th से आगे को हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि दो वेक्टर जो आपस में थीटा एंगल पे है उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। एक्चुअली जो बीएससी का हमारा सिलेबस है यानी कि जेएम का जो सिलेबस है वो ट्रिपल प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, बट उसके लिए आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप यहां तक कर ले जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल है, तो बेसिक फंडामेंटल को अंडरस्टूड कीजिए और समझने की जानने की बिल्कुल कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है, व्हाट हैपनिंग देयर यू नीड टू अंडरस्टूड दिस। तो भाई अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसी वेक्टर को जब कंपोनेंट में तोड़ते हैं, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आप मान लीजिए किसी वेक्टर को उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट में तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब ये आपके पास डायरेक्शंस होंगी ऐसे, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है और ये आपका वेक्टर है, ठीक है, आर, और ये एक्स एक्सेस से मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट अगर है एक्स कॉमा वाई, तो आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी एक्स है और एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस थीटा लिख सकते हो। और आप ये कह सकते हो कि सर यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी, वाई होगी, और वाई को आर साइन थीटा लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के, है ना। ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा, तो इसके जो कंपोनेंट है आर को आप लिखना चाह रहेंगे ऐसे एक्स आई प्लस वाई जे, तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो दो कंपोनेंट है इसके आर वेक्टर के जो कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बेसिक से फिनोमिना है, ये है 2 डायमेंशन में कंपोनेंट। अगर यही चीज 3 डायमेंशन में हो जाए तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो कैसे होगा 3 डायमेंशन में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मान लीजिए आपके पास 3 डायमेंशनल कोई वेक्टर है, आप एक क्यूब को कंसीडर कीजिए, बहुत बेसिक क्यूबॉइडल कंसीडर कीजिए, है ना, पैलोपाइड कंसीडर कीजिए, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। ये कंसीडर किया हमने, ये इसकी भाई एक्स डायरेक्शन है बच्चों, और ये इसकी वाई डायरेक्शन रही होगी, और ये क्या रही होगी, जेड डायरेक्शन रही होगी। 3 ही डायरेक्शन होती है। हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहां से मिला दिया ये। तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो एक्स एक्सेस से मान लो अल्फा एंगल बन रहा है, वाई एक्सेस से बीटा बन रहा है, और ये जेड एक्सेस से ऐसे एंगल बनाएगा, क्योंकि ये ऐसे है ना एक्चुअली, तो जेड एक्सेस से ये ऐसे एंगल बनाएगा, दैट इज गामा। ओके, तो आप बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो कॉस अल्फा होता है ना, वो क्या होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस यानी कि एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाई अपॉन आर, और कॉस गामा जो होता है वो जेड अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, इसको डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से हम जानते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन। तो अगर आप इनको ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है हमारे, वो क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, दीज आर सिंपली नोन एज योर डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो बेसिक सी चीजें चल रही है, तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है वेक्टर में, क्योंकि अगर आप बिना बेसिक करे हुए आगे को बढ़ने लगेंगे तो फिर परेशानियां आपको ढेर सारी होंगी, है ना, और बिना सॉल्यूशन के आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां कभी दूर भी नहीं होंगी। तो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बिल्कुल बेसिक लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, पार्ट 1 है ना। बहुत बेसिक से लेक्चर से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं इसको, क्योंकि वेक्टर का जो पोर्शन है आपके आईआईटी जेएम में, जो इसका रोल है वो बहुत ज्यादा है वेक्टर का। तो जितना आप बेहतरीन ढंग से वेक्टर पढ़ लेंगे, आपका एक पेपर नहीं, आपके कई पेपर वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे ईएमटी जो है कंप्लीटली वेक्टर पे आधारित होती है, तो समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो, जब आप कंपोनेंट में तोड़ना सीख जाते हैं तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है। मैं इसलिए चीजें जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं। बेसिक से आपको ट्रिपल प्रोडक्ट के आगे को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन वेक्टर का 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। जैसे मान लो भाई आपके पास 2 वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। यहां से एक और चीज समझाऊंगा अभी,
तो अगर आपके पास दो वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इन दोनों का अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो इसको कहते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी का सिंपल मतलब है कि ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट, और ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में कॉस जो थीटा एंगल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप एंगल निकालने के लिए पता करते हैं। दो वेक्टरों के बीच में अगर आपको एंगल पता करना है, दो वेक्टर गिवन है, तो आप इसको सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड बी का मॉड लिख सकते हो, है ना। कुछ है नहीं, मतलब खास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या जो करना है, क्या जो सोचना है, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान से फिनोमेना होते हैं। ठीक है भाई, समझिए, जितना समझेंगे उतना मजा आएगा आपको। तो जैसे मान लो आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो आई डॉट जे करेंगे तो आपको पता है कि आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और कॉस इन दोनों के बीच में 90 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। जबकि आई डॉट आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आई डॉट आई 1, जी डॉट जी 1, के डॉट के 1, दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 आता है। जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर नहीं है ना, क्योंकि ए अगर यूनिट वेक्टर होता तो 1 आ जाता। ए कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। कंडीशंस, जितनी कंडीशंस याद रखते जाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे चीजों को, उतना आपको मजा भी आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना, शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इससे क्वेश्चन क्या कह रहा है डॉट प्रोडक्ट का, कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच द एंगल बिटवीन, ओके, द एंगल बिटवीन, फॉर विच द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल के बारे में बात कर रहा है समझिए। ओके, एंगल बिटवीन दो वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर गिवन है आपको ए इक्वल टू 2 समथिंग ऐसा गिवन है, 2x स्क्वायर आई प्लस 4xj प्लस के, ये ए वेक्टर गिवन है। ठीक है बेटा, और ऐसे ही आपको दूसरा वेक्टर गिवन है 7i माइनस 2j प्लस एक्स के, 7i प्लस 7i माइनस 2j प्लस एक्स के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच में द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, है ना, इज एक्यूट कह रहा है, ऑब्ट्यूज कह रहा है, सॉरी ऑब्ट्यूज, यानी कि आपको x की वो रेंज बतानी है, x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए a और b के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज का मतलब वो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। तो भाई अगर मैं a और b का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आप ये तो समझ रहे हैं कि ये क्या आएगा, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 से ऊपर, यानी कि ये माइनस में आएगा, है ना। ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का में आएगा मतलब ये 0 से छोटा होगा। अगर आप ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो ए और बी के बीच में अगर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 14x स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8x प्लस एक्स लेस देन 0। अब देखो ये कंपोनेंट में टूट पा रहा है, नहीं टूट पा रहा है, आई थिंक ये टूट जाना चाहिए यहाँ पे कंपोनेंट में। ठीक है, एक्स के है ना, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7x हो गया माइनस 7x, तो x कॉमन ले लो, 7x कॉमन ले लो, ये बच गया 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो x है ना, एक तो ये कंडीशन हो गई यहाँ से x 2x माइनस 1 0, तो x की रेंज जो है वो 0 से किसके बीच में आ गई, 1/2 के बीच में। सिंपली यहां से देख के बताओ x की जो रेंज है 0 से किसके बीच में, 1/2 के बीच में। तो आप क्वेश्चन को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट हियर। आप उसको किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत जरूरी चीज है। अगर आप उसको सीख गए तो फिर बहुत ईजी है। क्या किया समझ गए, हमने ऑब्ट्यूज एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट करके बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। कोई बॉदर नहीं करना है, बहुत इजी सा है, सिंपल सा फिनोमेना है। दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, याद रखो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे इसमें, है ना। राइट हैंड थंब रूल का मतलब आपके पास दो वेक्टर रहे होंगे ए
और दूसरा वेक्टर रहा होगा बी और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा रहा होगा। तो ए और बी का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा और वट एवर इज द एंगल बिटवीन दीज टू एन कैप। ए क्रॉस बी जब आप करोगे ना तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जैसे क्या करेंगे, जैसे ये आई है मान लो, ओके ये जे है, तो इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं तो आप आई से जे को जा रहे हैं तो थंब कहां को आ रहा है आपका, के की ओर आ रहा है। जबकि जब मैं उल्टा करूंगा जे क्रॉस आई करूंगा तो देखो जे क्रॉस आई करूंगा तो थंब अंदर को जा रहे हैं तो माइनस के हो जाएगा ये। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूले लगा के आप कॉस और डॉट के क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी है और आपको आती होगी, 11th क्लास से ही आती होगी। अगर आप जेएम के स्टूडेंट है, जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स किसी के भी स्टूडेंट रहे हैं, यू नो दैट। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि यहाँ पे कभी कभी आपसे, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालने को, ए वेक्टर का कंपोनेंट कभी कभी बी की ओर निकालने को आ जाता है। बाबू ये बी है वेक्टर, ये ए वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो ए के दो कंपोनेंट हुए, ए का ए कंपोनेंट बी की ओर ए कॉस थीटा हुआ और ए के बी कंपोनेंट ए साइन थीटा हुआ, है ना। तो ए कॉस थीटा जो है ना, वो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी की ओर कंपोनेंट है और ए साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो आप ए कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है जानने की। ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्यों? क्योंकि भाई बी का मॉड करोगे 1 आ जाएगा एंगल और ये दोनों एक ही वैल्यू है मतलब। तो अगर आपसे कभी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की ओर पूछे तो आप बिल्कुल ये कर देना, ये अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इससे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान रखिए, नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी फाइंड आउट करो। ऑप्शन गिवन थे, आपको चेक करके बताना था, ये है ना। तो बहुत बेसिक सा फिनोमेना है। जैसे देखो, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी समथिंग, आपको ये पूछ रहा था कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी पूछ रहा था। तो क्या होगा ये, अगर ऑप्शन दिया था ए क्रॉस बी है ना, और अपॉन बी स्क्वायर। देखो क्यों, ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा और एन कैप आ जाएगा, है ना। क्या है कंपोनेंट, समझ लो, कंपोनेंट ऑफ ए, क्वेश्चन दिया है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप, क्रॉस बी करेंगे तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए का क्रॉस बी के साथ किया तो ये एक तीसरा वेक्टर बन गया। और जब ये तीसरा वेक्टर बनेगा ना, ए क्रॉस बी करके जो थर्ड वेक्टर आएगा वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। समझ रहे, आई क्रॉस जे करके के आ रहा है तो के इसके और इस दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एन कैप जो है वो बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करके अपॉन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। कुछ गड़बड़ होगी क्या यहाँ पे, हाँ ये ए साइन थीटा बन गया, एक साइन थीटा बचा हुआ है तो ये आंसर ए साइन थीटा बचा। तो ए साइन थीटा ऑप्शन है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन जो था उसका सही ऑप्शन था। नेट में आया था 2014 या 15 में, तो बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे अगर आपको बेसिक बहुत ठीक थे तुम्हारे। ठीक है बच्चों पार्टी, तो इतना बात समझने के बाद अब मैं आपके कोर्स में आ जाता हूं। थोड़ा सा ट्रिपल प्रोडक्ट में कोशिश करते हैं जितनी भी हो पाए, है ना, जितना भी हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन सीख लेते हैं, कल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और बाकी बची हुई चीजें लेक्चर 2 में सीखेंगे, है ना। तो आज मैं आपको बता देता हूं, ट्रिपल प्रोडक्ट तक समझा देता हूं और क्वेश्चन करा देना। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मान लीजिए अब आपके पास 3 वेक्टर है, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई हमारे पास लेट ए कॉमा बी कॉमा एंड सी, ओके, आर 3 वेक्टर्स। हमारे पास ए बी सी 3 क्या है, हमारे पास वेक्टर है, सिंपली ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, ठीक है।
तो अगर ABC3 वेक्टर है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात हमें इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है, फिर से समझिए बेहतरीन तरीके से। देखो मान लो ऐसे होता है, देखो पहले A डॉट B क्रॉस C डिफाइंड होता है, मतलब ये ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मान लीजिए ये A है, ठीक है, ये B है और ये ऐसे इधर को C रहा होगा, ये C है। तो जब आप B क्रॉस C करेंगे तो B क्रॉस C करके कहां को आएगा, इधर को। ये B क्रॉस C करेंगे तो ऑब्वियसली B क्रॉस C, मैंने कहा था कि B क्रॉस C करेंगे तो B क्रॉस C, इसको B मान लो, है ना, चेंज कर लो क्या फर्क पड़ता है। तो B क्रॉस C करेंगे तो कहां को आएगा, ऊपर को आ रहा है। तो A डॉट B क्रॉस C जो है हमारा, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? B क्रॉस C ऊपर को आया, A ऊपर को है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो ये रिजल्टेंट जो देगा वो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ना कि वेक्टर क्वांटिटी देगा। स्केलर नहीं देगा, मतलब वेक्टर नहीं देगा। ये क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में, यू गेट अ स्केलर क्वांटिटी आउट है ना। तो A डॉट B क्रॉस C इज डिफाइंड एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। और इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए A जो है A1i A2j और A3k है, B जो है वो B1i B2j और B3k है, और C वेक्टर जो है वो C1i C2j और C3k है। ABC तीन वेक्टर है ना। तो अगर आप भाई A डॉट B क्रॉस C निकालोगे ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा, और यहाँ पे A1 है ना। देखो स्केलर है तो ये नहीं लिखेंगे, सॉरी, A1 A2 A3, और यहाँ पे लिखेंगे B1 B2 B3, और यहाँ पे लिखेंगे C1 C2 C3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि A डॉट B क्रॉस C, है ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, वो किसके बराबर आता है, B डॉट C क्रॉस A के। ऑर्डर नहीं बदलना है, ऑर्डर बदलोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। B क्रॉस A, ये A डॉट ABC BCA CAB, यानी कि इसको ऐसे डब्बे में भी लिखते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर BCA, ओके, और CBA। ये समझ गए मेरी बात को। तो ये जो है, ये जो टर्म है आपका, इसको कहते हैं सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, और भी प्रॉपर्टी होती है, बता रहा हूं। निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये जो चीज है आपकी, ये वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। A डॉट B क्रॉस C, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैलोपाइड हुज वर्टिसेस गिवन बाय थ्री वेक्टर A B C, तो आप क्या करेंगे, A डॉट B क्रॉस C फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप एक कह सकते हैं कि A डॉट B क्रॉस C जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड, ओके। पैलोपाइड मतलब क्यूबॉइड, ओके, उसका वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है। समझ गए ना बात को। दूसरी बात, A डॉट B क्रॉस C 0 हो जाएगा अगर A B C कोप्लेनर होता है। देखो ये कोप्लेनर कंडीशन है, कोप्लेनर वेक्टर, तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे यदि उनका डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। क्यों होंगे, ऐसा क्यों बेटा, देखिए ये तीन वेक्टर है, इसमें A ये है, B ये है और C ये है मान लो। तो अगर तुम B क्रॉस C करोगे तो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, और A इसके परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो ये कंडीशन होती है कोप्लेनर की, है ना। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, दो कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन है। और एक बात खास, अगर आपको A डॉट A क्रॉस B कहा जाए कितना आएगा, देखो A क्रॉस B करेंगे तो ये A के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 0 आता है। मतलब अगर ब्रैकेट के आउटसाइड और इनसाइड, अगर ये इस डब्बे के अंदर दो वेक्टर सेम है, कुछ भी हो वो 0 आएगा हमेशा। सेम नहीं होने चाहिए, ये वेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, तीन के तीन अलग अलग वेक्टर होना चाहिए। जैसे I क्रॉस I है ना, I डॉट I क्रॉस J करोगे तो ये 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आंसर दे ही नहीं सकता है।
तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। आई होप आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले जीवन में तुम्हारे काम आएंगे, कोर्सेज में काम आएंगे, बहुत सारी जगह काम आएंगे ना, तो याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है जैम में एक बार, तो प्रॉपर्टी से ही आया है, तो कल ले जाओगे उसको। जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, वेक्टर जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर पीवाईक्यू का भी होगा हमारा। भैया दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ये तो स्केलर था। फिर आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझो। मान लो आपके पास तीन वेक्टर है ए, बी और सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर कहीं पे लिख दिया जाए, है ना, तो ये स्केलर ट्रिपल, ये क्या कहलाता है, सॉरी, ये कहलाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो इस फॉर्म में निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सिंपलेस्ट फॉर्म है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीन वेक्टर को क्रॉस कर देना है। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हो तो ट्रिपल प्रोडक्ट दे दे रहा है आपको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे दे रहा है। यानी कि इसको रिजल्टेंट जो आएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये जो रिजल्टेंट आएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए स्केलर क्वांटिटी आउट देयर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आप क्रॉस सॉल्व करो, एक तो तरीका है कि तुम क्रॉस सॉल्व करो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना मेरे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप ऐसा लिख सकते हो, बैक माइनस कैब। बैक माइनस कैब मतलब बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ये समझ गए ना बात को। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब यही रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। एबीसी है तो एबीसी ही रहेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कह देता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको सॉल्व करके कितना आएगा बताओ, ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बैक माइनस क्या है, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, सब वेक्टर है, ऊपर से लगाते रहना, प्लस बैक बी की जगह सी आ गया, सी बी डॉट ए माइनस ए बी डॉट सी, डॉट में तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए सी डॉट बी माइनस बी सी डॉट ए। तो सब ये कैंसिल आउट हो जा रहे होंगे मेरे हिसाब से। देखो तो आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो बॉदर नहीं करना है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, बस ये याद रख लेना, इसको मत भूलना कहाँ पे लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी याद रख लेना कि बैक माइनस कैप रखना, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड रिमेंबर, जैसे पोजीशन, जिस तरीके से पोजीशन चेंज करने को कहे उसी तरीके से पोजीशन चेंज कर लो, कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। जिस तरीके से पोजीशन चेंज करने को कह रहा है आप उसी तरीके से पोजीशन को क्या कर लो, अकॉर्डिंगली चेंज कर लो, तो यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी इसके रिलेटेड। वेक्टर प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट हो, जानने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा आपके पास, अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो देखिए इसको, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी सारी चीजें हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। चलिए बाय बाय।